रूस देश में एक राजा और रानी का शासन था। उनके 3 बेटे थे। सभी राजकुमार अब विवाह योग्य उम्र को पहुंच चुके थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा, प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ। राजा की आंखों में चिंता भी थी और प्यार भी। मगर मैं तुम्हारे लिए कोई दुल्हन नहीं खोज पाया हूँ, इसलिए अब तुम तीनों अपने अपने धनुष बाण उठाओ और जिस दिशा में तुम्हारा तीर गिरे वहीं से तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। राजा का आदेश था। सो तीनों राजकुमारों ने धनुष उठाया। उन्होंने एक के बाद एक अपने बाण चलाए। सबसे बड़े बेटे का तीर एक किसान के बाग में जा गिरा। वहां से किसान की सुंदर बेटी तीर लेकर आई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जा गिरा। वहां से व्यापारी की बेटी तीर लेकर लौटी। लेकिन जब छोटे बेटे ने तीर चलाया, वह इतनी ऊंचाई पर चला गया कि दिखाई ही नहीं दिया। बेचारा छोटा राजकुमार घने जंगलों तक तीर की तलाश में भटकता रहा। घंटों तक चलता रहा, खोजता रहा, लेकिन तीर कहीं नहीं मिला। जंगल के भीतर जाकर उसे एक तालाब दिखाई दिया, शांत, नीला और रहस्यमयी। तालाब के बीचों बीच एक कमल के फूल पर एक मेंढकी बैठी थी और उसके मुंह में छोटा राजकुमार अपना वही तीर पहचान गया। राजकुमार ने मेंढकी से कहा, कृपया मेरा तीर मुझे लौटा दो। मेंढकी बोली, तुम्हारा तीर मैं तभी वापस दूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करोगे। राजकुमार चौंका। घृणा से उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह बोला, कैसे कोई राजकुमार एक मेंढकी से विवाह कर सकता है? लेकिन फिर उसे याद आया, यह सब उसके पिता की आज्ञा का हिस्सा है और वह एक आज्ञाकारी पुत्र था। थोड़ी देर बाद वह मेंढकी को उठाकर महल की ओर लौट चला। महल पहुंचा तो उसने पूरी बात अपने पिता को बताई और मेंढकी को उनके सामने रख दिया। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से विवाह लिखा है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और उसी दिन तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बड़े दोनों राजकुमारों ने सुंदर सुशील कन्याओं से विवाह किया और सबसे छोटे बेटे ने एक मेंढकी से। समय बीतता गया। शाही जीवन अपनी रफ्तार में बहता रहा। फिर एक दिन राजा ने तीनों पुत्रों को अपने दरबार में बुलाया। वह बोले, मेरे प्रिय बेटों, अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर कमीज तैयार कर सकती है। तीनों राजकुमारों ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और अपने अपने महल लौट गए। बड़े दोनों राजकुमार निश्चिंत थे क्योंकि उनकी पत्नियां कुशल थीं, सिलाई कढ़ाई में निपुण थीं। लेकिन छोटा राजकुमार बहुत परेशान हो गया। वह उदास मन से घर लौटा। जैसे ही वह अंदर आया, मेंढकी उछलती कूदती हुई पास आई और कोमल स्वर में बोली, स्वामी, आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। पिताजी ने कहा है कि हम तीनों की पत्नियां एक एक सुंदर कमीज तैयार करें, और वह भी सुबह तक। मेंढकी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। फिर धीरे से बोली, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले भोजन करिए और फिर चैन से सो जाइए। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। राजकुमार ने उसकी बात मानी, भोजन किया और थके मन से बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही वह नींद में खो गया। अब मेंढकी चुपचाप बाहर निकली, चबूतरे पर गई और वहीं अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। देखते ही देखते वह एक अत्यंत सुंदर दिव्य राजकुमारी में बदल गई। उसने ताली बजाई और बोली, मेरी सेविकाएं, ध्यान से सुनो। ऐसी कमीज तैयार करो जैसी हमारे राजघराने में राजा पहना करते थे, नरम, भव्य और शाही रुतबे वाली। सेविकाएं फुर्ती से काम में जुट गईं। रात भर में एक शानदार कमीज तैयार हो गई। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो मेंढकी मेज पर बैठी थी और उसके हाथ में एक कपड़े में लिपटी कमीज थी। राजकुमार उसे देखकर चौंक गया। उसने कमीज हाथ में ली और बिना एक पल गंवाए अपने पिता के पास जा पहुंचा। उस समय राजा अपने बड़े बेटों द्वारा लाई गई कमीजें देख रहे थे। सबसे पहले सबसे बड़े बेटे ने अपनी कमीज राजा के सामने फैलाई। राजा ने उसे देखा, परखा, फिर कहा, यह तो इतनी साधारण है, कोई साधारण किसान भी शायद ही पहनना चाहे। इसके बाद दूसरे बेटे की बारी आई। उसने कमीज राजा के सामने रखी। राजा ने उसे देखा और गुस्से में कहा, यह तो इतनी खराब है कि कोई कुम्हार भी इसे पहनने से मना कर दे। अब बारी थी सबसे छोटे राजकुमार की। उसने धीरे से कपड़े में लिपटी कमीज राजा के सामने खोली। सारे दरबार की आंखें उस कमीज पर टिक गईं। सोने और चांदी के महीन धागों से बुनी हुई वह कमीज शाही रुतबे की प्रतीक थी। राजा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने प्रशंसा से कहा, अब यह हुई बात। यह कमीज सच में किसी राजा के पहनने योग्य है। तीनों भाई अपने अपने महलों की ओर लौट गए। बड़े भाई रास्ते में बड़बड़ाते रहे, हमने तो बेवजह अपने छोटे भाई की पत्नी का मजाक उड़ाया। अब लगता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं, जरूर उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। कुछ समय और बीता। एक दिन राजा ने फिर अपने बेटों को बुलाया। वह बोले, मेरे प्यारे बेटों, अब मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम में से किसकी पत्नी सबसे स्वादिष्ट भोजन बना सकती है। छोटा राजकुमार फिर से उदास हो गया। धीमे कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही मेंढकी ने उसे चिंतित देखा तो पास आकर पूछा, प्रिय राजकुमार, आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? राजकुमार ने गहरी सांस ली और पिता का आदेश सुनाया। मेंढकी हंसी, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, पहले खाना खाइए और फिर आराम से सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उधर दोनों बड़े राजकुमार दोनों चुपचाप मेंढकी के महल के पास पहुंचे और खिड़की से झांकने लगे। मेंढकी को उनकी चाल समझ में आ गई थी। उसने दिखावे के लिए थोड़ा आटा लिया, उसे बेलकर सीधा आग में डाल दिया, जैसे वह कुछ खास बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। छिपकर देख रहे दोनों राजकुमारों ने यह दृश्य
दृश्य देखा और तुरंत अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी वही बताया और उन्होंने भी वैसा ही नाटक किया। इधर जैसे ही वे चले गए, मेंढकी फिर से बाहर चबूतरे पर पहुंची, अपनी खाल उतारी और एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने ताली बजाई और आदेश दिया, मेरी सेविकाओं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तैयार करो जैसा मेरे पिता के शाही भोज में बनता था। रात भर रसोई में महकती हुई खुशबुएं और पकवान बनते रहे। अगली सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा कि मेज पर सफेद कपड़े से ढकी एक बड़ी थाली रखी थी। थाली से आती सुगंध इतनी मनमोहक थी कि उसकी नींद पूरी तरह खुल गई। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और सामने थे एक से एक लजीज व्यंजन, गर्म गर्म पराठे, मेवे से भरी खीर, सुनहरी पूड़ियां, गुलाब की पंखुड़ियों से सजी चटनी और वो स्वाद जिसकी कल्पना केवल राजा के शाही भोज में ही हो सकती थी। राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। उसने थाली को सावधानी से उठाया और खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ा। उधर राजा दरबार में अपने अन्य बेटों द्वारा लाए गए भोजन का निरीक्षण कर रहे थे। सबसे पहले बड़े बेटे की थाली खोली गई। उसमें रखी रोटी इतनी जली हुई थी कि उसकी गंध से ही राजा का माथा सिकुड़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह तो किसी के खाने लायक भी नहीं है, इसे कुत्तों के आगे डाल दो। इसके बाद दूसरे बेटे की थाली खोली गई। उसमें भी वही हाल, जली हुई आधी अधूरी रोटियां और बेस्वाद सब्जी। राजा का चेहरा और भी कठोर हो गया। उन्होंने वही आदेश दोहराया। अब बारी आई छोटे बेटे की। राजकुमार ने धीमे से अपनी थाली राजा के सामने रखी और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, पूरे दरबार में एक अद्भुत खुशबू फैल गई। पकवानों की महक से दरबार गूंज उठा। हर किसी की आंखें थाली की ओर टिक गईं। राजा ने एक एक व्यंजन को चखा और हर निवाला लेते ही उनकी आंखें नम होती चली गईं। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, वाह, यह तो राजभोज से भी उम्दा है। ऐसा स्वाद तो मैंने वर्षों से नहीं चखा। राजा इस भोजन से इतना प्रसन्न हुए कि उसी शाम एक भव्य भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से कहा, इस दावत में तुम अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ लाओ। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुओं में सबसे अच्छी नृत्यांगना कौन है। फिर एक बार छोटा राजकुमार चिंतित हो गया। महल से बाहर निकला तो उसके मन में चिंता का तूफान उमड़ने लगा। उस बेचारी मेंढकी से नाच कैसे होगा। घर पहुंचा तो मेंढकी ने उसे देखा और फिर पास आकर पूछा, क्या हुआ राजकुमार, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। राजकुमार ने सारी बात बताई, राजा का नया आदेश भी। मेंढकी मुस्कुराई और बोली, ओह, सिर्फ इतनी सी बात, आप परेशान मत हो। आप दावत में अकेले चले जाना, मैं तुम्हारे बाद वहां पहुंच जाऊंगी। जब तुम्हें गरजने की आवाज सुनाई दे तब मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी सवारी में आ रही है। राजकुमार को मेंढकी की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन उसके आत्मविश्वास से उसे कुछ राहत जरूर मिली। दावत का दिन आया। दोनों बड़े राजकुमार अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के साथ महल पहुंचे। वे रेशमी वस्त्रों और भारी गहनों से सजे हुए थे। दरबारियों की नजरें बार बार उन्हीं पर टिक जाती थीं। छोटा राजकुमार अकेला पहुंचा। लोगों की आंखों में सवाल थे, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने ताना भी मारा, क्या तुम्हारी पत्नी मेंढकी नहीं है। लेकिन तभी महल की दीवारें अचानक गूंजने लगीं। भारी गर्जना की आवाज आई। दरबारियों में खलबली मच गई। सबको लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। तभी छोटे राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, ये मेरी पत्नी है, वह अपनी सवारी पर आ रही है। अब सभी की निगाहें महल के दरवाजे की ओर टिक गईं। कुछ ही पलों में वहां से एक अत्यंत आकर्षक रथ अंदर आया, जो 7 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। रथ के अंदर बैठी थी एक अपूर्व सुंदरता से भरी युवती। उसने आसमानी रंग का गाउन पहन रखा था, जिस पर चांदी जैसे चमकते सितारे जड़े थे। वह दरवाजे से उतरी। हर किसी की आंखें बस उसी पर टिक गईं। बड़े राजकुमारों की पत्नियां उसकी सुंदरता देखकर जलन से भर उठीं। दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा और रानी उसकी ओर देखते ही रह गए। छोटा राजकुमार गर्व से मुस्कुराया और अपनी पत्नी का हाथ थामकर भोज में शामिल हो गया। भोजन समाप्त होने के बाद राजा ने सबको नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले मेंढकी पत्नी, अब उस सुंदर राजकुमारियों ने नृत्य आरंभ किया। धीरे धीरे वह घूमती रही। उसके हर कदम में लय थी, उसकी हर अदा में कला की गरिमा थी। उसका नृत्य इतना मोहक था कि दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी सांसें रोक कर देख रहा था। फिर बड़ी बहुओं की बारी आई। उन्होंने जैसे ही नाचना शुरू किया, उनके भारी गहने ढीले पड़ गए और उड़ते हुए सीधे राजा से टकरा गए। राजा ने अपने ऊपर गिरे गहनों से चिढ़कर गुस्से में नृत्य समारोह बीच में ही छोड़ दिया। राजा की नाराजगी पूरे दरबार में साफ दिख रही थी। छोटा राजकुमार मन ही मन प्रसन्न था, लेकिन एक डर भी उसके भीतर धीरे धीरे पनप रहा था। क्या वह फिर से मेंढकी में बदल जाएगी। उस डर ने उसे बेचैन कर दिया। महल से लौटते ही उसने चुपचाप वह मेंढकी की पुरानी खाल उठाई और बिना कुछ सोचे समझे आग में झोंक दी। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी घर लौटी, उसने खाल को न देखकर चौंकते हुए कहा, तुमने ये क्या कर दिया। राजकुमार चुप था। उसने धीमे स्वर में कहा, बस 3 दिन और रुक जाते तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर अचानक वह एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से उड़ गई। राजकुमार तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ दूर जाकर वह कोयल हवा में विलीन हो गई। अब राजकुमार की दुनिया ही बदल चुकी थी। उसने अपने वस्त्र त्याग दिए, ताज और सिंहासन भूल गया और निकल पड़ा अपनी खोई हुई पत्नी की तलाश में। जंगल, पहाड़, घाटियां, नदियां, वह हर दिशा में भटकता रहा। इस खोज में 2 साल बीत गए। उसका शरीर थक चुका था, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े फट गए थे और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, तुम कहाँ हो। तभी एक दिन उसकी नजर एक अजीब सी झोपड़ी पर पड़ी, जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और घूम रही थी। राजकुमार चौंका। उसने झोपड़ी की ओर देखकर कहा, हे झोपड़ी, कृपा करके अपना पिछला हिस्सा पेड़ों की ओर कर लो और मुख मेरी ओर घुमा लो। झोपड़ी तुरंत रुक गई और एक दरवाजा खुला, मानो वह उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार बिना झिझके
भीतर गया। झोपड़ी के भीतर अंधेरा था। चारों तरफ जड़ी बूटियों की महक फैली हुई थी। दीवारों पर लटकी सूखी जड़ों और हड्डियों की कतारें किसी अनजाने डर को जन्म दे रही थीं। बीचों बीच एक बुढ़िया बैठी थी। उसकी आंखों में कोई साधारण चमक नहीं थी। वह देखकर ही लग रहा था यह सिर्फ कोई आम स्त्री नहीं है। उसने राजकुमार को देखा तो धीमे स्वर में पूछा, तू कौन है राजकुमार, और इस घने जंगल में क्या खोजता फिर रहा है? राजकुमार ने थकते स्वर में कहा, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। वह एक कोयल बनकर उड़ गई है और अब न जाने कहाँ है। बुढ़िया ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, तुमने अपनी पत्नी की खाल जला दी। तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी भूल कर दी है। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं उसे हर हाल में वापस पाना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। बुढ़िया ने अपनी लाठी की नोक जमीन पर ठोकते हुए कहा, सुनो, वह कोई साधारण मेंढकी नहीं थी। वह एक शापित राजकुमारी थी, पड़ोसी राज्य की बुद्धिमान और यशस्वी युवराज कुमारी। उसके पिता को अपनी बेटी की बुद्धि से जलन हो गई थी। उन्होंने एक सभा में ऐलान किया कि अगर उनकी बेटी इतनी ही चतुर है तो वह 3 साल तक मेंढकी के रूप में जीवन बिताए और फिर किसी राजकुमार से विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। यदि वह ये कर सके तभी वह मुक्त होगी। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसके भीतर पश्चाताप का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने बुढ़िया के आगे हाथ जोड़कर कहा, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? बुढ़िया ने धीरे धीरे एक चमकता हुआ धागों का गोला निकाला। वह जादुई था। इस धागे को जमीन पर छोड़ देना, यह तुम्हें तुम्हारी राह दिखाएगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें एक दुष्ट जादूगरनी के इलाके में जाना होगा जिसने तुम्हारी पत्नी को अपने पास बंदी बना रखा है। वह जादूगरनी अमर मानी जाती है क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं, एक रहस्य में छिपी है। राजकुमार ध्यान से सुन रहा था। बुढ़िया ने आगे कहा, उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है। वह सुई एक अंडे में है। वह अंडा एक बतख के पेट में है। वह बतख एक खरगोश के भीतर छिपी है। वह खरगोश एक पत्थर के डिब्बे में बंद है और वह डिब्बा एक विशाल ओक के वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर रखा गया है और उस वृक्ष की दिन रात निगरानी करती है वही जादूगरनी जिसकी जान उसी रहस्य में बसी है। बुढ़िया की बातें सुनकर राजकुमार की आंखें भय और दृढ़ निश्चय से भर उठी। उसने धागे का गोला लिया और जैसे ही जमीन पर छोड़ा वह धीरे धीरे लुढ़कने लगा। राजकुमार उसके पीछे चल पड़ा। जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते हुए वह बिल्कुल अकेला था, पर दिल में अपने प्यार को वापस पाने का दृढ़ संकल्प था। कुछ दूर जाकर एक विशाल भूखा भालू रास्ते में आ गया। राजकुमार ने धनुष उठाया ही था कि भालू इंसानी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। राजकुमार ने धनुष नीचे रख दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर बाद आकाश में एक सफेद बतख उड़ती हुई दिखाई दी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही राजकुमार ने तीर साधा, बतख बोली, मुझे जीवन दान दो राजकुमार, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। राजकुमार मुस्कुरा दिया और तीर नीचे कर दिया। जंगल और भी घना होता गया। झाड़ियों से एक खरगोश निकला। राजकुमार ने जैसे ही धनुष चढ़ाया वह भी बोला, मुझे मत मारो, मैं भी एक दिन तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता हूँ। राजकुमार ने उसे भी जाने दिया। अब वह एक सुंदर झील के किनारे पहुंचा। वहां एक मछली छटपटा रही थी, पानी से बाहर जीवन के लिए संघर्ष करती हुई। राजकुमार ने बिना देर किए उसे उठाया और पानी में छोड़ दिया। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन मैं तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगी। धागों का गोला उसे अब और भी गहरे जंगल की ओर ले जा रहा था और फिर एक विशाल ओक का वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी बादलों को चूम रही थी। सबसे ऊपरी शाखा पर एक पत्थर का भारी संदूक रखा था। राजकुमार सोच में पड़ गया, मैं इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचूं? तभी वहीं वह भालू आ गया, वही जिसे उसने मारा नहीं था। भालू ने अपनी ताकतवर भुजाओं से पेड़ को पकड़कर जोर से झटका दिया। पूरा पेड़ जड़ से उखड़ गया और जमीन पर आ गिरा। पत्थर का डिब्बा टूट गया। उसमें से एक खरगोश बिजली की गति से बाहर निकला और भागने लगा, लेकिन तभी झाड़ियों से वही खरगोश निकला जिसे राजकुमार ने पहले छोड़ा था। उसने उस भागते हुए खरगोश को पकड़ लिया और जैसे ही उसे फाड़ा, एक बतख उड़ती हुई आसमान की ओर भागने लगी। उसी पल सफेद बतख आ गई जिसे राजकुमार ने पहले जीवन दान दिया था। उसने आकाश में उड़ रही बतख को अपनी चोंच से जोर का झटका दिया, जिससे एक अंडा नीचे गिरकर झील में जा गिरा। राजकुमार का दिल डूब गया। अब ये अंडा झील से कैसे निकलेगा? लेकिन तभी पानी की सतह से वही मछली निकली जिसे राजकुमार ने बचाया था। उसके मुंह में वही अंडा था। वह उसे किनारे पर छोड़कर गायब हो गई। राजकुमार ने अंडा उठाया और धीरे से तोड़ा। उसके भीतर से एक छोटी सी सुई निकली। वह सुई इतनी नाजुक थी कि जैसे किसी आत्मा को छू रही हो। और जैसे ही उसने वह सुई तोड़ी, दूर से एक कराहने की, चिल्लाने की और फिर टूटते हुए अभिमान की चीख सुनाई दी। जादूगरनी की आत्मा उसी पल नष्ट हो गई थी। धरती कांप उठी। जंगल की हवाओं में एक हल्का उजाला फैल गया और वहीं एक पत्थर की गुफा के द्वार अचानक अपने आप खुल गए। राजकुमार भीतर गया और वहां उसे मिली उसकी वही पत्नी, राजकुमारी के रूप में, आंखों में आंसू लिए, हाथों में प्रार्थना की मुद्रा लिए। राजकुमार ने उसे देखा। वह दौड़कर उससे लिपट गई। उसकी आंखों में जो प्रेम था वह अब किसी जादू से मुक्त था। अब न कोई मेंढकी, न कोई कोयल, बस एक सजीव, सुंदर, चतुर और साहसी राजकुमारी। राजकुमार और राजकुमारी साथ महल लौटे। राजा ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे की बुद्धिमानी, धैर्य और प्रेम की प्रशंसा की और उस दिन से राज्य में नए युग की शुरुआत हुई, जहां किसी की बुद्धि, किसी की सुंदरता या किसी की सरलता को कभी भी कमतर नहीं आंका गया।